हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम गणित का सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल में विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपका गणित का सेट 1 कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं विज्ञान का सेट 1 दोस्तों। बारीकी से सभी सब्जेक्ट का आपका सेट मिलते जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों का पास भी शेयर कीजिए ताकि उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। किसी का भला करना कोई गलत काम नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कम है, तैयारी जोर शोर से करना है, तो अच्छे तरह से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साइंस का किस तरह का क्वेश्चन आया है हमारे सेट 1 में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए दाढ़ी बनाने की जब हम लोग सैलून घुसते हैं तो वहाँ पर हम लोग जैसे ही घुसते हैं हम लोग का चेहरा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगता है। हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, सीधा उसका होता है, सीधा और बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कौन सा दर्पण लगा होता है, तो दर्पण लगा होता है आपका हो जाएगा अवतल दर्पण लगा होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अवतल दर्पण याद रखना है, समतल दर्पण नहीं मार देना है। क्या आता है, अवतल दर्पण। वहाँ पर हमारा चेहरा बड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हमारा साइज भी बड़ा होता है। हम लोग कभी देखते हैं जिम वगैरह में घुसे होंगे तो वहाँ पर भी देखे होंगे कि वहाँ पर जब हम लोग घुसते तो हम लोग देखिए अपना शरीर बड़ा चौड़ा देखने लगता है, तो वहाँ पर भी क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए इस तरह से अवतल दर्पण से हो जाएगा, दाढ़ी वाला याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यहाँ पर देखना है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है दर्पण के फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में। देखिए अगर मान लेते हैं कोई भी दर्पण है, यहाँ पर इस तरह का दर्पण है, यहाँ पर बीच में मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पहले रहता है हमारा फोकस रहता है, उसके बाद यहाँ पर रहता है सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर है सबसे बड़ा है और फोकस उसके बाद आता है, तो इसके बीच में रिलेशन है इसका, देखिए आधा में होता है, जहाँ पर ये फोकस है ना आधा में है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, F बराबर R/2, यानी कि इसके जगह पर दूसरा भी लिखा रह सकता है R बराबर 2F भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देख लेना है पहले ऑप्शन में। तो यहाँ पर है F बराबर R/2, तो R/2 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि यह परिवर्तित रहती है, यानी कि यह परिवर्तित का मतलब हो गया कि वह परिवर्तन नहीं होता है, वह चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्ध्य, और इनमें से कोई नहीं। ये सारा चीज़, वेग भी परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है वह कभी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है 1/F होता है दोस्तों। तो यहाँ पर F दिया हुआ है, एक जो है वो मीटर में रहना चाहिए, तो मीटर में है तो 1/1 क्या हो जाएगा, डायोप्टर देता है दोस्तों D से, तो P बराबर 1D हो जाएगा। तो 1D। अब ऐसे एक बात बताइए कि यहाँ पर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस प्लस डायोप्टर में देता है, और अवतल रहता तो माइनस डायोप्टर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है उत्तल, तो उत्तल हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो पॉजिटिव में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर बोलता है कि हमारे पास क्षमता दिया हुआ है 4 डायोप्टर, और बोला है कि उसका अवतल लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या होगी, उसका फोकस दूरी बोल रहा है कि फोकस दूरी निकालिए, जस्ट इसका उल्टा बोल दे रहा है। यहाँ पर केवल क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, P बराबर होता है 1/F, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F, सॉरी यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/P, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/P का मान 4 है, डायोप्टर में है। अगर बताइए तो डायोप्टर में ठीक है, लेकिन इसको हमको अब फोकस में, तो यहाँ पर सब सही CM सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं, 1/4 ये मीटर में आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करके हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिए, तो हो जाएगा 4 25 चौके 100, 25 बार में कट गया, तो हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फोकस जो होगा यहाँ पर दूरी 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहन के अग्रदीप मतलब आगे वाला जो शीशा है उसमें किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वह होता है
अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो, ठीक है, देखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना है यहाँ पर कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वहाँ कहाँ पर बनता है, किस भाग पर बनता है, ठीक है, तो वह बनता है दृष्टि पटल पर। कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सामान्य नेत्र, कोई जनरल, जैसे हम किसी का आँख की बात कर रहा है तो उसका दूर बिंदु क्या है, मतलब कितने दूर तक वह देख सकता है। तो दूर देखने का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं बताया गया है। दूर हम जितना चाहे, मेरा आँख जितना अच्छा रहेगा उतना दूर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दूर का कोई निश्चित पैमाना नहीं था, इसलिए अनंत हो जाएगा। अगर सामने बोलता कि एक आप कम सबसे निकट दूरी बिंदु क्या है, निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास पूछा है दूर वाला, ठीक है, दूर बिंदु क्या है, तो अनंत हो जाएगा, बहुत दूर तक देख सकता है आदमी। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। अगर नेत्र हमारी आंख में कभी देखते हैं सूरज की रोशनी अचानक आ तो कोई लाइट हमारी आंख में चमका देता है, तो हमारी आंख में उसको नियंत्रण कौन करता है, तो उसका नियंत्रण करता है दोस्तों पुतली। क्या, कौन सा नियंत्रण करता है, पुतली, ठीक है। उसका यह साइज छोटा बड़ा होते रहता है। अगर लाइट कम है तो वहाँ पर साइज बड़ा हो जाता है, अगर लाइट ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ आपकी आंख में, तो वहाँ पर पुतली को छोटा करके एडजस्ट कर देता है, तो पुतली हो जाएगा सही आंसर, और 9 का डी। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र जो आँख है उसका प्रकृति कैसे बनता है, तो हम किसी के आँख में सामने खड़े होकर देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा, लेकिन वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है, तो किसका इकाई है, 1 किलोवाट किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए शक्ति है, ऊर्जा है, बल है, विद्युत धारा है, तो इसका जो किलोवाट हम लोग देखते हैं तो वो ऊर्जा का होता है। किसका होता है, ऊर्जा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऊर्जा, एनर्जी। 12 नंबर देखिए, कूलम किसका ऐसा मात्रक है, कूलम, तो कूलम आवेश का होता है। तो आवेश किसका आवेश होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश होता है। वहाँ पर जैसे क्यू चार्ज होता है ना, उसको कूलम में लिखते हैं, क्या 5 कूलम 10 कूलम ये सब लिखते हैं ना, तो कूलम जो होता है वो विद्युत आवेश का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 12 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या बोलता है, बोला कि विद्युत मोटर क्या है, एक युक्ति है, ठीक है। जैसे विद्युत मोटर जिसमें मोटर लगा होता है उसके बारे में हम भी एग्जाम्पल लेंगे। जो परिवर्तित करता है वह किस तरह का ऊर्जा को किस तरह के रूप में, किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसके बारे में लोग पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं। मोटर को पहले क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वह मोटर क्या करता है, घूमता है, अपना मोटर को घुमाता है, अंदर का काम करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो वह विद्युत ऊर्जा चाहिए और आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा से वह आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे हम एक फैन की एग्जांपल लेते हैं, तो फैन को क्या हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर के उसका जो है मोटर घूमता है, तब जाकर के वह फैन घूमने लगता है। तो वह अंदर का कार्य करता है, और फैन जो घूमना एक आंतरिक ऊर्जा होता है, ठीक है, वह आंतरिक काम कर रहा है, इसीलिए वह होता है एनर्जी दे रहा है उसका अंदर के भाग को घुमाने के लिए, मोटर को घुमाने के लिए देता है। तो वह हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोला कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर जल का अगर विद्युत उसमें हम प्रवाह कर रहे हैं, H2O को तोड़ने के लिए हम लोग इसमें विद्युत डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह किस तरह का वह जो टूटता है वह किस तरह का टूटता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होने लगता है, तो वह एक वियोजन, तोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब कि वियोग का काम कर रहे हैं, अलग हो रहा है, वियोग हो रहा है, ठीक है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 का बी ऑप्शन राइट है हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 में बोल रहा है यहाँ पर कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। बोला कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन और अपचयन ध्यान में रखना है, ठीक है। उपचयन यहाँ पर हो रहा है कि जिसमें इधर लेफ्ट साइड में जिधर एक होता है अभिकारक
एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और उत्पाद में बनाया गया ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन की कमी था और आगे बढ़ के वहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब उपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन की प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिए किसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रहा है, यहाँ पर H2 है, इसमें इधर जाके क्या हो रहा है, H2O बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो H2 जो है उसमें क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है, और Cu में क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन निकल गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 बोल रहा है कि दिए गए एक चित्र में, देखिए बुक का पूरा चित्र कॉपी करके यहाँ पर बैठा दिया है, ठीक है। तो बुक में भी जब भी आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं बुक, तो बुक को अच्छी तरीके से आप फिगर में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। देखिए प्रखनली में धागा लटका हुआ है, वहाँ कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 लगा हुआ है, और यहाँ लोहे की किरानी की फेरस Fe है, ठीक है। Fe प्लस SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, किस तरह की अभिक्रिया यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पावरफुल है, ठीक है, Fe ज़्यादा पावरफुल है Cu से, तो क्या करेगा, इसे छीन लेगा, बोलेगा सल्फेट इधर आओ, मेरे पास आओ, ठीक है, तुम कमज़ोर है। इसलिए कमज़ोर के साथ में अगर लगा हुआ है भाई, यहाँ पर बड़ा पावरफुल यहाँ पर लग गया है अभिक्रिया करने वाला, तो इससे क्या करेगा, छीन लेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, FeSO4 बनाएगा इधर उत्पाद में, प्लस में Cu अकेला हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस तरह का यह अभिक्रिया हो गया, देखिए ये अकेले था, इसे लूट लिया, मतलब इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में विस्थापन है, तो विस्थापन अभिक्रिया आपका है ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र देखिए ऑप्शन नंबर C में है, तो C इज राइट आंसर। हम लोग लिटमस पत्र से जांच भी करते हैं, एसिडिक बेसिक है कि नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, 18 नंबर बोल रहा है कि किसी विलयन का pH मान 10 है मान लीजिए, तो उस निम्नलिखित में से किस तरह का होगा, अम्लीय है कि लवण है कि उदासीन है कि क्षार है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 7 के नीचे अम्ल होता है, अम्ल, ठीक है, और 7 के अधिक क्या होता है, क्षार होता है। तो देखिए यहाँ पर क्षार के कैटेगरी में आ रहा है 10 का, अगर pH मान 10 है तो क्षार के कैटेगरी में जा रहा है, 7 से ऊपर है, 7 से 14 के बीच में रहेगा तो क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर क्षारीय में चल जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 में बोल रहा है कि एक यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में क्या बताया गया है, इसका निर्देश क्या दिया गया है, उसको हमको पढ़ करके यहाँ पर देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर चित्र क्या सूचित कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये सब क्या है, प्रखनली वगैरह में देखिए यहाँ पर गिर रहा है, और जहाँ से गिर रहा है हाथ उथ कट रहा है, ठीक है, मतलब ये हमें कहीं ना कहीं निर्देश कर रहा है। तो क्या हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, यही बोल रहा है, नहीं दोस्तों ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी नहीं बोल रहा है, हाथ धोकर तो जाते हैं लेकिन अब सेफ्टी के साथ जाते हैं। हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, ये तो बहुत बुड़बक वाला बात हो गया है कि नहीं। अम्ल से हाथ धो, हम एसिड से हाथ धोएगा तो तुम्हारा हाथ भी जल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर सांद्र क्या है, सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, उसमें ये चेतावनी चिन्ह है, ठीक है, ये तो आपको दे रहा है चेतावनी कि ये सब काम आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 19 का D ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 20 में। 20 क्या बोलता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल कौन सा होता है, ठीक है। इमली हम लोग सभी खाते हैं, लेकिन उसका अम्ल के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो इमली हमें टार्ट्रिक एसिड देता है, खट्टा है तो टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 21 क्या बोल रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत बच्चा फटा के पारा मार के खुश हो जाता है, तो ऐसा खुश नहीं होना है दोस्तों। देखिए अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, या धातु की बात हो रहा है दोस्तों, धातु नहीं या धातु। तो यह धातु उसके बगल में देखिए बैठ गया है कौन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 22 नंबर में देखते हैं, 22 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। मतलब अग्निशामक यंत्र जो बनता है ना, उसमें किस तरह का यहाँ पर पदार्थ का उपयोग उसमें किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें से।
पहला है सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किया जाता है दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड सब ऐसे ही है, ये सब नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक बनाने में, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। बोल रहा है यहाँ पर कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, हम लोग जो सारणी अभी पढ़ रहे हैं वो सारणी में किस आधार पर बनाया गया है। तो हम लोग जितने भी सारणी पढ़ रहे हैं तो देखिए परमाणु संख्या एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को लगता है जब पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारा परमाणु संख्या के हिसाब से आवर्त सारणी सजाया गया है, अभी के आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी सजाया गया, बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 बोल रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, सोडियम है कि पोटेशियम है। तो दोस्तों ये बता दूं कि अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तब आपको सोडियम लिखना है, अगर आपके साथ में पोटेशियम है तो पोटेशियम हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, जो हमें मिलता है, जैसे ज़मीन को खुदाई करने पर जो मिलता है खनिज, तो वहाँ पर हम लोग क्या मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, तो उसको हम लोग खनिज पदार्थ बोलते हैं। खनिज में भी बहुत सारे जरूरी इंपॉर्टेंट एस जो रूप पाया जाता है उसको हम लोग एस बोलते हैं, लेकिन हमारे पास केवल भूपर पट्टी के अंदर की बात कर रहा है तो यहाँ पर खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 25 का बी ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रोपेनॉल में अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। समूह मतलब कौन सा इसमें ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा समूह, प्रोपेनॉल 4 हो गया, प्रोप बोलते हैं 4, उसमें ऑल लगा हुआ है, ठीक है, ऑल। तो देखिए अल्कोहल को लास्ट फंक्शनल ग्रुप में हम लोग जब लिखते हैं, समूह ग्रुप में लिखते हैं तो हमारे पास अल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अल्कोहल का ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 बोल देखना है। अब वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का कार्य करता है दोस्तों। 27 देखते हैं। 27 क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 27 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम लोग देखें वहाँ पर क्या क्या नहीं होता है। तो जल का टूटना, जल टूटता है, H2O टूटता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है, ऑक्सीजन तो दाहिना तरफ उत्पाद में मिलता है तो वो मुक्त ही रहता है, ठीक है, हमें तभी मिलता है जब पेड़ पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, तभी हम लोग के पास आता है, वो हम लोग आसानी से ले पाते हैं वायुमंडल से, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण हो क्या रहा है, ये तो नहीं होगा ना, ये तो गलत हो जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या बोल रहा था, यहाँ पर ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, वो भी वहाँ जुड़ा होता है, उसी से हमारे पेड़ पौधे सांस मतलब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो मुक्त कहाँ है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट मुक्त रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों में परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। देखिए फ्लोएम एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पहुंचाता है एकदम खाना एकदम स्पीडली से, तो खाद्य पदार्थ को किस तरह से पहुंचाता है। देखिए केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों फ्लोएम खाना पहुंचाता है, सभी जानते हैं, जाइलम अपने खनिज पदार्थ को पहुंचाता है, ठीक है। देखिए खाना बनाने के लिए जाइलम ले आता है, वहाँ खाना बन जाता है, तो फ्लोएम सब जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक वृक्ष है, वृक्ष में क्या करता है, यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ पर देख लीजिए जा रहा है यहाँ से, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर खाना, मान लीजिए इस पत्ता में खाना बना, मान इतना, मान लीजिए ये घर के अंदर घुस गए, जैसे अंधेरा, इधर क्या बोलते हैं, इधर लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, लाइट पहुंचेगा तब ना खाना बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर खाना यहाँ पर बन रहा है, तो क्या इतना ही हरा भरा पेड़ पौधा रहेगा, नहीं रहता है, ऐसा तो होता नहीं है, सब जगह हरा भरा रहता है, भले उसमें उजाला है या नहीं है। इसी तरह से क्या करता है, कौन खाना पहुँचाता है, इधर जिधर खाना नहीं बन रहा है उधर, इधर तो खाना बनेगा नहीं, क्योंकि इधर तो लाइट आ ही नहीं रहा है।
तो इधर से खाना बनता है, इधर भी पहुंचाता है, और नीचे पूरा जड़ तक भी खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे की दोनों की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की जो रचना होता है और उसका क्रिया जो होता है उसको हम लोग ब्रिकाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिकाणु। तो यहाँ ब्रिक लिखा हुआ है, लास्ट में नू छोड़ दिया, तो हो जाएगा ब्रिकाणु। ब्रिकाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 में क्या बोल रहा है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? देखो, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है? फल को पकाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए तो ऑक्सिन है, जेब्रेलिन है, एथिलीन है और पसाइटोकिनिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। एथिलीन जो होता है वो फल को पकाने में मदद करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, एथिलीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 31 क्या बोल रहा है। 31 यहाँ पर है एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से मतलब निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, क्या है? यहाँ पर देखिए तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी कि स्त्री से ही स्रावित होता होगा तभी स्त्रीलिंग हार्मोन है कि नहीं। तो यह जो स्त्री में कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो यह जो स्रावित होता है अंडों के द्वारा, कहाँ से निकलता है? अंडों से निकलता है, ठीक है। तो अंडाशय, स्त्री में क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है, तो वह हो जाएगा अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 बोलता है कि नर युग्मज और मादा युग्मज के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, ठीक है। नर और मादा के संलयन को निषेचन कहा जाता है, तो उसे ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया रहा है एक चित्र, यहाँ पर जनन हो रहा है, तो वह किस तरह का जनन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुकुलन हो रहा है, क्या हो रहा है? मुकुलन। तो यहाँ पर देखिए विखंडन नहीं हुआ है, द्विविखंडन नहीं हुआ है, पुनर्जनन भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मुकुलन की भांति हो रहा है, ठीक है। तो मुकुलन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 में। पंछी और चमगादड़ के पंख हैं, पंछी और चमगादड़ के किस तरह के पंख है? तो वह होता है मतलब समरूप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समजात अंग लिखा है, अवशेषी लिखा है, जीवाश्म लिखा है, असंगत लिखा है, असंजात लिखा है, तो असंजात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। असंजात अंग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब 35 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल, देखिए मेंडल अभी सरस्वती पूजा रहा है, सरस्वती पूजा में सीधे क्या खाओगे? अधिक से अधिक मटर खाओगे, है कि नहीं? गेहूँ तो खाएगा नहीं, चना तो खाएगा नहीं, धान तो खाएगा नहीं। आज रखना सरस्वती पूजा में एकदम धुन के मटर खाया जाता है कि नहीं? खाया जाता है और खाएंगे भी। सरस्वती पूजा बस आने ही वाला है 26 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, मटर के पौधे पर मेंडल अपना प्रयोग किया था, ठीक है। मेंडल 36 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? मतलब जो उत्पाद है सबसे शुरू वाला, जिसको सब कोई क्या करता है? शुरू वाला फर्स्ट पोषी स्तर जो होता है, प्रथम पोषी जो होता है उसी को खाता है, वो किसी को थोड़ा खाता है, वही उसी से स्टार्ट होता है खाने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। वही फिर दूसरा को खाता है, फिर उसको अलग खाता है, फिर उसको आगे खाता है, इस तरह से आगे प्रक्रिया होते रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रथम जो उत्पादक चीज़ है, जो है उत्पादक है, वह है घास। क्या है? घास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। आहार श्रृंखला में आहार श्रृंखला जब हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर देखते हैं ये कि शाकाहारी में श्रृंखला एक बना हुआ था, तो वह श्रृंखला कैसे कैसे किसको कैसे खाता है। तो देखिए शाकाहारी खा रहा है, मतलब पहला पदार्थ उत्पादक हमारा आ रहा है, घास हो रहा है, पेड़ पौधे आ रहा है। तो घास और पेड़ पौधे को सबसे पहले खाता कौन है? तो पहले वही खाता है, कोई जानवर खाता है, फिर वही जानवर को फिर आगे कोई जानवर खाता है, फिर वही जानवर को कोई जानवर खाता है, इसी तरह से कीट मक्खी भी खाता है कि नहीं। तो उसी तरह से मनुष्य तो शाकाहारी है नहीं, सब सर्वाहारी है, सब जो मिलेगा सो एकदम स्वाहा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर पर, जो शुरू में खाता है, पेड़ पौधा हो गया बस खा गया, वो हो गया प्रथम, जैसे जीव जंतु के अंदर आ गया गाय जैसे हो गया, ये सब है कि नहीं। कुछ कीट खाते हैं, घास उस खा कर रहते हैं, वो सब प्रथम पोषी के स्तर में जितने सारे जीव जंतु आते हैं वो सब क्या होते हैं?
शाकाहारी के श्रृंखला में निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि ओजोन परत में अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे ज़्यादा क्या फैल रहा है हमारे इस वायुमंडल में, जो क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है ओजोन परत। ठीक है, तो सबसे सीधा आंसर है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन नंबर बी क्या कर देना है, एकदम धकाधक टिक लगा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 बोल रहा है कि इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। जैविक उदाहरण नहीं है। ठीक है, जैव और अजैव होता है ना, तो जैव मात्रा का जो ऊर्जा जैव के थ्रू जो ऊर्जा स्रोत उत्पन्न होता है उसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो लकड़ी क्या है, लकड़ी भी क्या है, पहले लकड़ी जिंदा था, उसको काटे तब ना लकड़ी बना जी, पेड़ पौधा से ही लकड़ी बना है। गोबर भी क्या है, गाय के थ्रू गोबर प्राप्त हुआ है, तो गोबर गैस भी क्या है, एक जैविक स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है। और कोयला भी क्या है, पेड़ पौधा जब कट के बहुत सालों तक सड़ता गलता है तो कोयला का निर्माण होता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये होता है, ये इसको बनाया नहीं जाता है दोस्तों, ये मतलब बनाया जाता है, ये पेड़ पौधे या तो किसी जैविक चीज़ से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा उदाहरण नहीं है इसलिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादक के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कितना कम से कम उसका चाल होना चाहिए पवन चक्र का, जिससे ऊर्जा उत्पादन होने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर अगर चलेगा तो अच्छे तरह से वह क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होते रहेगा उसमें। ठीक है, पवन ऊर्जा उसे कहते हैं। इसी तरह दोस्तों 40 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अगर किसी तरह कोई दिक्कत है फिर कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका हर एक चैप्टर वाइ जितने भी सारे सेट है सभी सेट का एकदम पूरा उत्तर सहित आपको मिलते जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।